हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका। तो करंट अफेयर के साथ मैं फिर हाजिर हो गया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम को जो है ख़राब किए हुए। पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, एक बुक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। किताब का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इसके राइटर जो हैं उनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल क्या है, इसके राइटर हैं। और इस बुक के जो राइटर हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नोटबंदी जब देश में हुई थी 2016 को, उसके बाद इनको जो है आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। 2016 से लेकर 2018 तक ये अपने पद पर रहे। हालांकि इनका पद जो है 2019 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, तो आरबीआई के 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब, और उनकी एक नई बुक आई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इंपॉर्टेंट रहेगी बुक ये। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है वो थोड़ा सा एक पॉइंट आप समझ लीजिए। इन्होंने इस बुक में जो है केंद्रीय जो बैंकें होती हैं, जो सरकारी या सेंट्रल जो बैंकें होती हैं, उनकी शक्तियों को कम करने के लिए वर्तमान सरकार की आलोचना की है। केंद्रीय बैंकों की तमाम सारी शक्तियां होती हैं, जैसे मैं बता दूं एक बेड लोन होता है, एक आपकी शोधन अक्षमता होती है। ऐसी तमाम सारी शक्तियों को जो है वो क्या कर दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा सीमित कर दिया गया है। तो उसी की आलोचना ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक में उर्जित पटेल द्वारा की गई है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद बात करें, दूसरा हमारे पास प्रश्न है रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, अब इससे क्या प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूं। इसने अपनी एक रिपोर्ट हाल में ही पेश की है और उसमें कुछ इसने आंकड़े दिए हैं। क्या आंकड़े दिए हैं? इसके अनुसार कुछ आंकड़े इसके जो हैं वो हमको पता होने चाहिए। तो पहला है देश में औसत शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इसने बताया है वर्तमान में देश में जो औसत शिशु मृत्यु दर है वो प्रति 1000 बच्चों पर 32 बच्चे जो क्या होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। प्रति 1000 बच्चों पर 32 बच्चे जो हैं वो शिशु जो है वो नहीं रहते हैं। शिशुओं की बात हो रही है। देश में औसत शिशु दर कितनी है इस समय? 32। ठीक है, अब अगर इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक कर लें, ग्रामीण क्षेत्रों की अलग ले लें, शहरी क्षेत्रों की अलग ले लें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पर 32 और शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 पर जो है वो 23 शिशुओं की ही मृत्यु होती है। यानी शहरों में कहीं ना कहीं औसत शिशु मृत्यु दर अच्छी है और गाँव में थोड़ी सी ज़्यादा खराब है। इसके पीछे तमाम सारे रीज़न भी होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो या डिलीवरी के दौरान ऑक्सीजन की नीड होती है गांव एरियो में। तो हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर CSC PSC होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं रहता है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। पूरे भारत की बात करेंगे तो कितना है? 32 है। अब उसके बाद अगला इसका एक आंकड़ा है कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य, यानी वो राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु होती है, प्रति 1000 शिशुओं पर सबसे ज़्यादा शिशु मरते हैं, तो वो आपका MP है। कितनी है? 48 शिशु जो है वो प्रति 1000 शिशु पर यहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं। इससे पहले 2017 में जब ये आंकड़े दिए गए थे तो कितनी थी? 47 थी। एक और आपकी बढ़ गई है। तो 48 के साथ MP जो है वो लीड कर रहा है। पहले यहाँ पर 47 थी, अब हो गई है 48। ठीक, अगर दूसरा स्थान देखें कि दूसरा स्थान किसका है सर्वाधिक शिशुओं में, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर में दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरे स्थान पर हम विराजमान हैं, उत्तर प्रदेश अपना। उत्तर प्रदेश में जो है 47, उत्तर प्रदेश में 43 प्रति 1000 शिशुओं पर जो है वो 43 शिशु जो है वो नहीं रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब एक पॉइंट अगर और हम देखें अलग से कि जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है, तो केरल। प्रति 1000 शिशुओं पर केवल 7 शिशुओं की ही मृत्यु होती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। ठीक है, इसके ये कम से कम ये वाला आंकड़ा और सर्वाधिक वाला आंकड़ा और यूपी वाला आंकड़ा जरूर आपको जो है अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। अब उसके बाद एक प्रश्न है कोविड-19 से। देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं होने वाला है जिस दिन आपका कोविड-19 से कुछ ना कुछ मटेरियल होना। तो कोविड-19 आपके जीवन से जुड़ गया है और मुझे लग रहा है काफ़ी समय तक ये जुड़ा रहेगा। ख़त्म होगा उसके बाद भी इससे क्वेश्चन आते रहेंगे, इससे प्रभावित जो लोग हैं वो कहानियाँ सुनाते रहेंगे, तो फिर आप इसको अपने साथ लेकर ही चलते रहिए। क्वेश्चन क्या है? भारत और इजराइल ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? कोविड-19 की जांच हेतु एक जो है रैपिड टेस्टिंग किट का विकास कर रहे हैं। जी हाँ, इजराइल और भारत क्या कर रहे हैं? कोविड-19 की जांच हेतु एक रैपिड टेस्टिंग किट का विकास कर रहे हैं। इस रैपिड
टेस्टिंग किट की विशेषता क्या होगी, ये 30 सेकंड में ही अपना रिजल्ट क्या कर देगी, प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, 30 सेकंड में ही आपको बता देगी कि आप कोविड-19 से पीड़ित हैं या नहीं, ये वायरस आपके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत और इजराइल दोनों मिलकर बना रहे हैं, ये जल्द ही जो है ये फ्लोर पर होगी। अगला प्रश्न हमारे पास है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब देखिए ये छोटा सा प्रश्न है, आप सब जानते हैं कब होता है, 23 जुलाई को, 23 जुलाई को क्या होता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब इसके बारे में कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 23 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, या इसके पीछे पहले एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, भारत में रेडियो की जो स्टार्टिंग है, रेडियो की जो शुरुआत है वो 1920 के दशक से ही स्टार्ट हो गया था, यानी 1920 से लेकर 1930 वाला जो दशक है, इसी दौरान भारत में रेडियो की शुरुआत हो गई थी, रेडियो के प्रसारण की शुरुआत हो गई थी। पहली बार रेडियो का प्रसारण जो है वो 1927 में बॉम्बे एक स्टेशन है, बॉम्बे स्टेशन द्वारा किया गया। ठीक है, 1927 में बॉम्बे स्टेशन द्वारा किया गया था। 23 जुलाई 1927 को पहली बार बॉम्बे स्टेशन द्वारा भारत में रेडियो का प्रसारण किया गया। फिर 1927 में ही कलकत्ता से भी जो है भारत में रेडियो का प्रसारण किया गया, यानी 1927 में दो जगह से भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ, बॉम्बे स्टेशन और एक कलकत्ता स्टेशन। ठीक है, ये दोनों जो स्टेशन थी वो निजी थी, निजी स्वामित्व वाली स्टेशन थी, प्राइवेट कंपनियां थी, प्राइवेट जो है वो चैनल थे आपके या ट्रांसमीटर्स थे। फिर 1930 में क्या हुआ कि सरकार उस समय कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी। सरकार ने क्या किया, इन दोनों कंपनियों को, कलकत्ता और बॉम्बे की दोनों जो निजी कंपनियां थी, इन पर जो है वो सरकारी आधिपत्य कर लिया, इनको जो है वो अपने अधिग्रहण में ले लिया, दोनों सरकारी हो गई और इसका नाम धर दिया गया भारतीय प्रसारण सेवा। यानी 1927 में जिन्होंने पहली बार भारत में क्या किया है, रेडियो का प्रसारण किया है, उनको सरकार ने 1930 में अपने अंडर में ले लिया, अपने आधिपत्य में ले लिया और उन कंपनियों का नाम रख दिया भारतीय प्रसारण सेवा। भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से काम आपका जारी रहा। फिर एक वर्ष आया 1936 में, फिर इसका बाद में नाम बदलकर कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो। फिर बाद में 1957 में इसका नाम क्या हो गया, आकाशवाणी। तो आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो या भारतीय प्रसारण सेवा, ये क्या है, इनको आप जानते रहिएगा। कभी डिटेल में रेडियो के बारे में, रेडियो टेलीविज़न के बारे में बताएंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने अभी बता ही दिया, 23 जुलाई 1927 को पहली बार भारत में प्रसारण हुआ था। स्टेशन कौन था, बॉम्बे स्टेशन था। चैनल यानी प्रसारणकर्ता कौन था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद जून 1936 में ऑल इंडिया रेडियो इसको नाम दे दिया गया और ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक, और 1957 में इसको आकाशवाणी के नाम से जाना गया। तो ये हो गया आपका रेडियो प्रसारण दिवस 23 जुलाई। और ऑल इंडिया रेडियो जो है वो कब मिला हमको, 1936 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या है, FSR से है। FSR क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ बैंकिंग जो सिस्टम होता है उसको लेकर कुछ आंकड़े जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर भी कुछ आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, या बैंकों की जो समस्याएं हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अच्छाइयां मतलब जैसे उनका NPA वगैरह जो होता है उस संदर्भ में तमाम सारी चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं। तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये प्रति 6 माह पर जारी की जाती है, यानी साल में 2 बार इसको जारी किया जाता है। जारी कौन करता है, RBI जारी करता है। RBI का जो वर्तमान गवर्नर होता है उसके द्वारा जारी की जाती है। तो अभी हाल में ही जो है इस रिपोर्ट का 21वां संस्करण रिलीज़ किया गया या जारी किया गया। किसके द्वारा, शशिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं RBI के। शशिकांत दास द्वारा जो है वो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां संस्करण जारी किया गया। अब इसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बताया है वो आप समझ लो। महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया है कि जो भारत में जो बैंक हैं उनका NPA जो है मार्च 2021 तक बढ़कर 12.5% हो सकता है।
इन्होंने कहा है कि मार्च 2021 तक जो एनपीए है वो बढ़कर 12.5% हो सकता है। तो हमको ये पता होना चाहिए अभी हमारा एनपीए कितना था। तो मार्च 2020 तक हमारा एनपीए 8.5% था, 8.5% था, यानी लगभग 4% एनपीए हमारा और बढ़ जाएगा एक साल में। कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न ये होगा, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा कि एनपीए क्या होता है। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये है क्या? थोड़ा सा बहुत आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। एनपीए मतलब बैंकों द्वारा दिया गया ऐसा कर्ज, बैंकों द्वारा दिया गया ऐसा कर्ज जो डूब गया है, अर्थात जिसके मिलने की बहुत कम उम्मीद है। यानी बैंकों ने जो कर्ज दिया था जो अब डूब गया है, या फिर हम कहें उसके मिलने की बहुत कम संभावनाएं हैं, उसी को क्या कहा जाता है? एनपीए कहा जाता है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या एफएसआर आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। आपके आपके जो है एग्ज़ाम के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 21वां संस्करण है, प्रति 6 महीने पर जारी की जाती है। और कौन जारी करता है? आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई। अब अगला प्रश्न है पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही वो जो है वो समाज सेवा जैसे तमाम सारे का सामाजिक कार्य करती रही है। फिर एक कार्य कर रही है पंजाब नेशनल बैंक, सभी जिलों में सैनिटाइजर व मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। इसकी ब्रांच हर जिले में होगी लगभग भारत के, और हर जिले में इसने क्या किया है कि सैनिटाइजर व मास्क बांटने का अभियान इसने लॉन्च किया है। जो भी बैंक वगैरह हर जिले में होंगी, हर बैंक अपने वहाँ पर जो है ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज्ड करेगी। अब पीएनबी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो 19 मई 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत हुई थी और इसकी स्थापना अनारकली मार्केट लाहौर में हुई थी। लाहौर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लाहौर में हुई थी। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि लाहौर में ही हुई थी या कहीं और हुई थी। हाँ ठीक है, लाहौर ही है। ठीक, तो 1895 में, यानी यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि 1895 में इसकी स्थापना हुई भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली मार्केट लाहौर में। ठीक, आज़ादी के पहले हुई थी तो वो भारत ही था। तो ये हो गया आपका पीएनबी। तो ये कुछ 5-7 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन अगर और हम देखना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आपको कमेंट बॉक्स में जो है इसके बारे में जानकारी देनी है। ध्रुवस्त्र क्या है, और जो भी इसके बारे में आपको डिटेल मिलती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, डेली करंट अफेयर मैं आपको जो है रेगुलर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी, तो जो भी वीडियो जिसके सामने भी आता है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं जाता है और मेरा बहुत कुछ हो जाता है इससे। थैंक यू वेरी मच।